नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 19 में हम श्रम साधना यह पाठ देखेंगे। आज के पाठ के अंतर्गत हम सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, पाठ परिचय और शब्दार्थ यह भी देखेंगे। श्री कृष्णदास जाजू लिखित श्रम साधना यह पाठ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण जाजू जी का परिचय लेंगे। इनका जन्म 1882 में अकासर राजस्थान में हुआ। इनकी मृत्यु 1995 में जयपुर में राजस्थान में ही हुई। श्री कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए। आपको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन कहते हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ स्वराज्य प्राप्ति में सुधाकर, मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों के संपादन में आपका सराहनीय योगदान रहा है। गद्य संबंधी थोड़ा सा, यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एक बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया हुआ है। अब हम श्रम साधना यह पाठ विस्तार से देखेंगे। गुलामी की प्रथा संसार में हजारों वर्षों तक चलती रही। उस लंबे अरसे में विद्वान तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ रखे, क्या यह बात न्यायोचित है? यह प्रश्न सामने आया। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। जगत भर में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राजप्रथा मिटकर रही और राजसत्ता प्रजा के हाथ में आई। हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताएं छोड़ देनी पड़ी। ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी है। देखिए, संसार भर में गुलामी की प्रथा चल रही थी। अनेक राजा महाराजाओं का राज्य यहाँ पर था। एक राजा सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा करता था। लेकिन ये बात न्यायोचित है क्या? नहीं। इसीलिए ही इस गुलामी की प्रथा के विरुद्ध जाकर लोगों ने युद्ध किए, लड़ाइयाँ की और उसके बाद धीरे धीरे करके ये प्रथा खत्म हुई। राजा महाराजा बादशाहों का जो राज्य था, जो हुकूमत थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। राजसत्ता प्रजा के हाथ में आ गई और हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताएं छोड़नी पड़ी। संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है। आमतौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति माप तौल के साधन मात्र है। संपत्ति तो वे ही चीज़ें हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उनमें से कुछ ऐसी है जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। इनके अलावा दूसरी अनेक चीज़ें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। इस पाठ्यांश में लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि संपत्ति हम किसे कहेंगे। संपत्ति का मतलब है हमारे पास कितना पैसा है, कितने नोट है, कितना सोना चांदी है। लेकिन इसके बगैर भी इंसान रह सकता है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकतापूर्ण चीज़ें होती है, अन्न, वस्त्र और मकान। इनके बिना इंसान गुजर बसर नहीं कर सकता है। इनके अलावा दूसरी अनेक चीज़ें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा रुपया न हो या सोना चांदी न हो, फिर भी हम गुजर बसर कर सकते हैं।
प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें बनती कैसे है। सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन हैं उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीज़ें बनती है। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो है, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। यंत्र से कुछ चीज़ें बनती दिखती है, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से ही बनते हैं और उनको चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज़ नहीं बन सकती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर दिया है कि जो संपत्ति हम कहते हैं कि जो संपत्ति हमारे पास चाहिए वो निर्माण करने के लिए हमें शरीर श्रम भी आवश्यक है। बौद्धिक श्रम की तो आवश्यकता है ही, लेकिन उसी के साथ शरीर श्रम अगर न हो तो हम वो संपत्ति निर्माण नहीं कर सकते। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है। जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीज़ें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम का क्या महत्व है। शरीर श्रम बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में जो पैसे मिलते हैं या फिर जो धन मिलता है, जो पारिश्रमिक मिलता है वो उन गरीबों को कम होता है, उनके कष्टों के मुताबिक वो कम होता है। लेकिन जो बौद्धिक श्रम करता है उनको बेहिसाब संपत्ति मिलती है और यही वजह है कि श्रमजीवियों के इतने कष्ट करने के बावजूद वो गरीब ही रहते हैं और जो व्यापारी वर्ग होता है वो मालदार होता जाता है। वो बिना श्रम किए हुए केवल बौद्धिक श्रम करता है और बहुत ज़्यादा उसके पास धन इकट्ठा हो जाता है। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफ़ा तो उसकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है। संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है किसानों का। किसान साल भर खेती में मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है, लेकिन वो अनाज बेचकर उसके पास इतना पर्याप्त धन नहीं जमा हो पाता कि जिसकी वजह से वो अपना खुद की आवश्यकताएं पूरी कर पाए। लेकिन जो व्यवस्था करने वाला है, जो व्यापारी है, जो इस अनाज को बेचता है मार्केट में उसका व्यापार करता है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहें और दूसरों को बुद्धिजीवी के। राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि तथा राज के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। देखिए, जीवन निर्वाह के लिए लोग काम करते हैं, उसमें कुछ श्रमजीवी होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी होते हैं। जो श्रमजीवी होते हैं वो शारीरिक मेहनत से कमाते हैं और बुद्धिजीवी अपनी बौद्धिक क्षमता की वजह से कमाते हैं। अब ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनमें कौन कौन आता है, तो उनमें आते हैं मंत्रियों से लेकर सभी कर्मचारी, क्लर्क, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी, ये सब लोग आते हैं जो बौद्धिक काम करके अपना भरण पोषण करते हैं। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले हैं किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लोहार आदि। समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, पर सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। अब यह देखा जाए तो समाज में इन दोनों की भी बहुत आवश्यकता है। शरीर श्रम भी आवश्यक है और बौद्धिक श्रम भी आवश्यक है, लेकिन समाज में महत्व शरीर श्रम करने वालों को नहीं है, वहाँ पर बुद्धिजीवियों को ही ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी व आमदनी कम है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है और उनको अपना जीवन
प्रायतः कष्ट में ही बिताना पड़ता है। अब देखिए, बुद्धिजीवियों का जो जीवन है वो श्रमजीवियों पर ही आधारित है, क्योंकि बुद्धि के मुताबिक वो जो भी कुछ कल्पनाएं करते हैं उनको वास्तव में लाने के लिए श्रमजीवियों का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी समाज में देखा जाए तो जीवियों की एक तो आमदनी कम है और उनको प्रतिष्ठा भी कम है, लेकिन उसी जगह पर बुद्धिजीवियों को उनके मात्र बौद्धिक श्रम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा और बहुत ज़्यादा आमदनी प्राप्त होती है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर के श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूरों को 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। देखिए, अब व्यापारी और उद्योगपति का अर्थशास्त्र क्या कहता है कि खरीदी हमारी सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी हो। जो कारखाने हैं जो मजदूरों के शरीर श्रम पर ही चलते हैं, उसके बिना तो वो कारखाने बंद ही पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मजदूरों को तनख्वाह हर माह 1500 रुपये ही मिलती है। लेकिन जो पूंजीवादी इस व्यापार में कारखाने में अपनी पूंजी लगाते हैं या फिर व्यवस्थापक जो होते हैं इसके, उनको लाखों हजारों रुपए मिलना तय होता है। मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है, वे शिक्षालय या तो सरकार चलाते हैं या फिर जिनका खर्च आम जनता के से टैक्स के रूप में वसूल किए हुए पैसे से चलता है या दानी लोगों की कृपा से। जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वह तो खर्च के हिसाब से नगण्य है। उसको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए कि उस पैसे के बल पर वह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्षों तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो कण संग्रहित कर रखा है उसी के बल पर मिलता है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से, अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जो शिक्षालय होते हैं, जो महाविद्यालय या फिर जो स्कूल होते हैं, वहाँ पर हर एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और वो स्कूल की फ़ीस बहुत ही नगण्य होती है, बहुत ही कम होती है, जिसकी बदौलत बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं और जीवन में कुछ बन सकते हैं, बुद्धिजीवी बन जाते हैं। ये जो स्कूल होते हैं या फिर महाविद्यालय होते हैं, ये एक तो सरकार चलाते हैं या फिर किसी दानी व्यक्ति के कृपा से ये चलते हैं। और इसीलिए जो इस स्कूल से या महाविद्यालय से पढ़कर जो बच्चे बाहर जाते हैं, वो समाज में अपना एक ऊंचा मकाम तय करते हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता पर वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए समाज का ऋणी होना चाहिए कि हम ये प्राप्त कर सकें, क्योंकि जो शिक्षालय चलते हैं, जो विद्यालय चलते हैं, वो समाज से ये जो सामान्य लोग हैं इनके टैक्स के बदौलत ये सब चलते हैं। इसलिए हम इन समाज का कृतज्ञ हमें रहना चाहिए। इन शिक्षालयों में जो शिक्षा देते हैं वो तपस्वी होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। काफ़ी वर्षों तक वो खुद स्वयं पढ़कर फिर इन बच्चों को ज्ञान देते हैं। इस वजह से हमें समाज का ऋणी रहना चाहिए और इसी बदौलत व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से ही सीखते हैं। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। अब शिक्षालय से हमने जो विद्या प्राप्त की है उसकी बदौलत हम इतने अच्छे बौद्धिक क्षमता वाले इंसान बन चुके हैं, समाज में एक बहुत बड़ा मकाम हमने प्राप्त कर चुका है और उसके बदले में हमने बहुत ही कम योगदान दिया है। तो लेखक का कहना है कि हमें इसके बदले समाज को बहुत कुछ देना चाहिए, जिसकी बदौलत हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं और कम से कम लेना चाहिए, यही न्यायोचित हो सकता है।
लेकिन चल रहा है इसके एकदम विपरीत, एकदम उल्टा। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है और समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। कुछ भी न देना पड़े तो उसे रंज नहीं होता। ऐसी मानसिकता आज समाज में सभी की बन चुकी है। यह गंभीर बुनियादी सवाल है कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है। यह तो साफ दिखता है कि आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग ही है। शोषण भी प्रायतः उसी से होता है। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं चल रही है और जिससे शोषण अशांति होती है, उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब तक सामने आई और उनमें कुछ अमल भी हो रहा है। अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल करना हो तो गांधी जी ने इस आशय का सूत्र बताया है। पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि। ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले और 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। अब देखिए, समाज में जो विषमता है कि बुद्धिजीवी शरीर श्रम नहीं करते हैं और जो शरीर श्रम करते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद उनको कम पैसे मिलते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है। उनका समाज में शोषण होता रहता है। ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। गांधी जी भी अपने उन्होंने एक सूत्र बताया है कि पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि। हर एक को, जो बुद्धिजीवी हो या फिर श्रमजीवी हो, हर एक को 4 घंटे बौद्धिक श्रम करना चाहिए और 4 घंटे शरीर श्रम करना चाहिए। तभी समाज की ये व्यवस्था एक समान हो सकती है। अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं और थोड़े बौद्धिक श्रम से। जिनके पास संपत्ति अधिक है वे आराम में रहते हैं। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत भी नहीं है। इस दशा में उक्त नियम का अमल होना दूर की बात है कि फिर उसके पीछे जो तथ्य है वह हमें स्वीकार करना चाहिए, भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से न निभा सके, क्योंकि आजीविका की साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम बिना हो ही नहीं सकती। अब समाज में जो बौद्धिक श्रम और शरीर श्रम में जो विभाजन हुआ है, इसकी वजह से जो शरीर श्रम कर रहा है उसके पास बिल्कुल भी धन दिखाई नहीं देता है या फिर उसे कम धन के बदले बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और जिनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है वो आराम से रहता है, उसे श्रम करने की आदत ही नहीं रहती। इस दशा में उक्त नियम का अमल होना दूर की बात है, फिर भी उसके पीछे जो तथ्य है वह हमें स्वीकारना चाहिए, भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से निभा सके, क्योंकि आजीविका की साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए बिना शरीर श्रम के लिए उस सामग्री का उपयोग करने का न्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिलता। अगर पैसे के बल पर हम सामग्री खरीदते हैं तो उस पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही है। धनिक लोग अपनी ज़्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करें। संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ का भी आखिर आशय क्या है? अपने पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है उस पर हम अपना अधिकार न समझकर उसका उपयोग दूसरों के लिए करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि धन इकट्ठा करके रखते हैं। जिनके पास कुछ नहीं उनको कुछ देने की नीयत हमारी होती नहीं है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हो तो। लेकिन ये यज्ञ करना ज़रूरी है, संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो आशय है कि जिसे हमें पूरा करना है। समाज में जो विषमता मौजूद है उसे कम करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। धनिकों को अपनी थोड़ी धन संपत्ति गरीबों में दान करने से थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही। यह भी बहस चलती है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे कि अस्पताल, विद्यालय आदि। अगर व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेंगे? अब जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, कुछ लोग दानी होते हैं जो अपना धन दान करके समाज के उपयोग के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं,
वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर समाज में फैली रहेगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और उनका लाभ लेने वाले याचक या दीन की तरह नहीं, सम्मानपूर्वक लाभ उठाएंगे। अब देखिए, समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर जो धनिक लोग हैं, उनके सहारे समाज में विद्यालय चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं और याचक की तरह बाकी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। लेकिन अगर संपत्ति का समाज में समान बंटवारा हो सके या फिर समान तौर पर धन सबको मिले तो फिर ये जो बड़े बड़े कार्य है वो सबके सहायता से सहकार पद्धति से बनेंगे और जो याचक की या दीन होने की जो भावना है वो भी नहीं रहेगी। सम्मानपूर्वक सभी लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। अनुभव बताता है कि पूंजी, गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकी है। नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि। उसी में से स्पर्धा बढ़ती है जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े से लोग ही लाभ उठा सकते हैं, बहुसंख्यों को तो हानि ही पहुंचती है। मानवोचित सहयोग की जगह जंगल का कानून या मत्स्य न्याय चलता है। आखिर यह देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा। अगर समाज में स्वार्थ वृत्ति के लोग अधिक हो तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है। समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति इकट्ठी हुई है उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी मतलब वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है। प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता, किसी न किसी प्रकार उसे पराधीन रहना होगा। समाज में फैली ये विषमता दूर करने के लिए अगर जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं उनकी उस संपत्ति पर अगर टैक्स लगाया जाए तो कल्याणकारी राज्य बन सकता है, क्योंकि इस टैक्स की बदौलत जो दुर्बल घटक है समाज में उनको कुछ मदद दी जा सके। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। हम शरीर श्रम करना नहीं चाहते वरन उसे हीन दृष्टि से देखते हैं और जिनको शरीर श्रम करना पड़ता है उन्हें समाज में हीन दर्जे का मानते हैं। अमीर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। धनिक अपने पैसे के बल से नौकरों द्वारा अपना काम चला लेता है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। देखिए, समाज में जो विषमता है कि और एक विचारधारा बन चुकी है कि किसी को भी श्रम नहीं करना है और शरीर जिनके पास पैसा है वो शरीर श्रम करते नहीं हैं, वो अपने सारे काम पैसे देकर किसी और से करवा लेते हैं। समाज में जिसके पास पैसे नहीं हैं या फिर जो शरीर श्रम करता है उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है। धनिक अपने पैसे के बल पर हर एक काम करवा लेता है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। हमें यह वृत्ति बदलनी चाहिए। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना है, उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। अब हमें जैसे हम बौद्धिक श्रम को बहुत बड़ा या श्रेष्ठ मानते हैं, उसी प्रकार शरीर श्रम को भी हमें श्रेष्ठ स्थान समाज में दिलवाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। आज शरीर श्रम भी कर्तव्य परायण नहीं रहा है। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना उसी के हाथ है। जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। जो श्रमिक शारीरिक श्रम करता है उसे खुद को अपने काम के प्रति निष्ठा या फिर प्रतिष्ठा लगनी चाहिए, तभी समाज में उनकी अवस्था दुरुस्त हो सकती है, सुधार सकती है और वो एक आर्थिक क्रांति भी ला सकते हैं। गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ये रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया।
उनकी मान्यता के अनुसार हर एक को नित्य उत्पादक श्रम करना ही चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया। अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। यह विषमता कैसे दूर हो? कई लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसमें अनेक बुराइयां निकली जो अब तक दूर नहीं हो सकी है। विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का, सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग से हल हो सकता संभव है। इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफ़ी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखें। हम देखते हैं कि प्राचीन काल से आज तक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इनके साथ ही संपत्ति तथा उसके निर्माण में लगने वाली शक्तियों के बीच तरह तरह की असमानताएं भी रही है। श्रमजीवियों तथा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर रहा है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं तथा शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विस्तृत विवेचन किया हुआ है। इस वैचारिक निबंध में श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर बल दिया गया है। इस प्रकार यह श्रम साधना पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके अंतर्गत जो कठिन शब्द थे वो इस प्रकार है। तत्ववेत्ता मतलब तत्वज्ञ, हुकूमत मतलब शासन, दफ़ा मतलब बार या मर्तबा, और इसमें जो मुहावरा था वो इस प्रकार था, गुजर बसर होना मतलब आजीविका चलाना। इस प्रकार यह लेसन यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 20 में हम छापा यह कविता देखेंगे। धन्यवाद।